नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इशू टुनाइट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों को जिन्होंने सत्ता का त्याग करना पड़ा, सुरेश कलमाणी जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल में 70,000 करोड़ का खेल खेला, दूसरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जिसने कारगिल शहीदों के लिए बने आवासों में ही उलटफेर कर डाला, तीसरे राजा साहब जिन्होंने 1,76,000 करोड़ का वारा न्यारा किया। इस प्रकार राजा द्वारा किए गए घोटाले ने स्वतंत्र भारत का महाघोटाला होने का कीर्तिमान भी स्थापित किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मौन व्रत पर आज भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को तिलांजलि देकर देश को लूटने की खुली छूट देने वाली सरकार के लिए शायद ये साख बचाना कोई मायने नहीं रखता। रिपोर्ट देखिए, क्या कुछ आरोप लगे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, उसके बाद जो है चर्चा शुरू करेंगे। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग विनोद राय ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आलोचना की है। राय ने भी मनमोहन सिंह को कमजोर पीएम करार देते हुए कहा है कि ईमानदारी सिर्फ धन की नहीं होती, ईमानदारी अपने पेशे और सही निर्णय लेने की भी होती है। पूर्व सीएजी विनोद राय ने अपनी किताब में कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 2G स्पेक्ट्रम आवंटन और बिना नीलामी के कोल ब्लॉक आवंटन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बराबर के भागीदार थे। उन्हें इन घोटालों के बारे में सब पता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुंह नहीं खोला। 2G घोटाले की ऑडिट रिपोर्ट से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बाहर रखने के लिए 3 कांग्रेसी नेताओं संजय निरुपम, अश्विनी कुमार और संदीप दीक्षित ने दबाव बनाया था। पूर्व सीएजी विनोद राय के बयान के बाद कांग्रेस और सहयोगी दल अपने अपने ढंग से सफाई दे रहे हैं। उन्होंने पूर्व कैग पर ही सवाल उठाते हुए मामले पर सफाई मांगी है। पूरी मीटिंग के दरमियान मैंने उन पे आरोप लगाया था और मैंने पीएससी के चेयरमैन से डिमांड की थी, राइटिंग में भी और कमेटी के मीटिंग में भी, कि सीएनएजी को इंट्रोगेट करना चाहिए, विटनेस बॉक्स में बुला के उससे पूछताछ की जानी चाहिए। जब वो उस पद से मुक्त हो गए हैं तब अपनी बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये न्याय उचित नहीं है और नैतिकता के विपरीत है। अगर उस समय इस तरह का दबाव उनके ऊपर आया था या वो इस बात को मान रहे थे कि प्रधानमंत्री की जानकारी में सारी घटनाएं हो रही हैं, तो उस मामले को भी उनको अपनी रिपोर्ट में उजागर करना चाहिए था या बताना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर राय के खुलासे के बाद बीजेपी ने पूर्व यूपीए सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि यूपीए के शासनकाल में भले ही पीएम मनमोहन सिंह थे, लेकिन देश का शासन किसी और के नाम से चलता था। विनोद राय जी का जो स्टेटमेंट आया है उससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री एक कठपुतली थे। हमारा प्रश्न है, अगर प्रधानमंत्री कठपुतली थे तो कठपुतली को नचा कौन रहा था? क्या कांग्रेस के जो 2G हैं अर्थात सोनिया जी और राहुल जी, यही प्रधानमंत्री को नचा रहे थे? क्या इन्हीं के इशारे पर प्रधानमंत्री चुप थे और देश को इतना क्षति हुआ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और देश उत्तर ढूंढ रहा है। इससे पहले भी 2G स्पेक्ट्रम में आरोपी तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा भी बार बार ये कहते रहे हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्पेक्ट्रम आवंटन की पूरी जानकारी थी। अगर वो इस मामले में दोषी हैं, तो मनमोहन सिंह पर भी केस चलना चाहिए। ऐसे में पूर्व सीएजी विनोद राय की ओर से मनमोहन सिंह पर उंगली उठाने से ये पूरा मामला नया रंग ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। चलिए, जिस तरीके से मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और चुप रहते थे, मौन व्रत उनका अभी भी जारी है, अभी भी कुछ खुलकर उन्होंने इस मामले पर नहीं बोला है। लेकिन यूपीए की सरकार में वो तमाम घोटाले हुए जिनका जिक्र आज जो है पूर्व कैग साहब कर रहे हैं और उसके लिए मेरे चर्चा करेंगे। तो उसमें मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दो। राजबाला जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ी हुई है, संत कुमार कांग्रेसी और बीरेन्द्र फोगाट जी वरिष्ठ पत्रकार और कुलदीप शर्मा जी जो है पॉलिटिकल विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संत कुमार जी आपसे करने की कोशिश करूंगा। मनमोहन सिंह यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को किस बात का डर था कि वो इस तरह की बात करते थे या ये चीजें उन्होंने नहीं रोकी? उनके कार्यकाल में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए जिसको लेकर आज भी सवाल उठ रहे हैं रुक रुक कर कभी ना कभी, जिस तरीके से विनोद राय ने कहा है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि मनमोहन सिंह को कोई डर था। किस बात का डर था प्रधानमंत्री को? ये मैं नहीं, विनोद राय कह रहे हैं, पूर्व कैग। विनोद राय कौन होता है? विनोद राय एक सरकारी अफसर है और मैं ये कहता हूं कि ये ट्रेंड ही बड़ा गलत है। कल कोई भी अफसर है, आज मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, मोदी साहब के टाइम पे जब अफसर पूछ ला के काम करने लग रहे हैं, जब मोदी साहब नहीं रहेंगे, जब किताब में 4 लाइन लिख के मोदी साहब के ऊपर अगर बेईमानी का इल्जाम लगा दे या
नाकारा होने का इल्जाम लगाते, तो उसका ये मतलब थोड़ा कि मोदी साहब नाकारा हो गया, बेईमान हो गए। देखिए, इतने बड़े पद पर जो आदमी रहता है उसकी एक जिम्मेदारी जरूर बढ़ती है कि पद पर रहते हुए जो काम उसने किया उस काम को उसी टाइम पे उसने लिखित में देना चाहिए था। उसके फाइल उन्हीं के पास है ना। उस फाइल में एक लाइन भी लिखी उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी इसमें चुप है, प्रधानमंत्री जी का हाथ है। मैं कहता हूं अगर ये कैग साहब जो भी थे उस समय, विनोद राय जी, अगर ये ईमानदार होते तो उस समय अपनी आपत्ति दर्ज करते। एक ट्रेंड बड़ा गलत चला है, केवल आज यह कोई नई बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज के प्रधानमंत्री तक जो अभी तक थे, मनमोहन सिंह, जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, कोई भी आदमी किताब बेचने के लिए, एक सस्ती लोकप्रियता के लिए और रुपए की कमाई करने के लिए, क्या ये बेईमानी नहीं है कि ये किताब बेचने के लिए इस किस्म की बात लिखने लगे? संत कुमार जी, मनमोहन सिंह कौन है? जी, मनमोहन सिंह कौन है? मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे और ऐसे प्रधानमंत्री थे कि जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो विरोध पक्ष की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जो विरोध पक्ष की पार्टी है, और जितनी भी पार्टियां रही हैं, जिन्होंने मनमोहन सिंह की ईमानदारी के ऊपर उंगली नहीं उठाई है। लेकिन उनके कार्यकाल में जब इतने बड़े घोटाले हो रहे थे, उनके पास भी एक पद था संत कुमार जी, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आप पूर्व कैग पर सवाल उठा रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के पास वो सारी चीजें थी, आप रोक सकते थे। आपके मंत्री कमलनाथ जी साफ तौर पर ये उन्होंने कहा है, एक चिट्ठी लिखी है कि ऐसे इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, उनको देखिए, उनको रोकिए, लेकिन वो चुप थे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर काबीना के अंदर कोई भी आदमी उनके नोटिस में आने के बाद बेईमानी करता है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये सही है, और यही वजह रही कि कांग्रेस का कोई आदमी नहीं था। ये राजा कौन थे? ये डीएमके के पार्टी के थे। और जब ये बात सामने आई, चाहे वो कैग के जरिए आई, चाहे और किसी तरीके के जरिए आई, तो केवल बर्खास्त करने का काम नहीं किया, उनको जेल भिजवाने का काम किसने किया? क्या जेल भिजवाने का काम भारतीय जनता पार्टी? कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपके पास मेरे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट है, केवल 2G नहीं है। कोयला घोटाला आपके कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस आपके कार्यकाल में हुआ। 2G पर बहस करने को तैयार हूं। हाँ, ये तमाम घोटाले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए, लेकिन कहीं पर भी मनमोहन सिंह ने जो है अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और कहीं पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उस पर आज भी सवाल उठ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। 2G के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो चीज कहा है वो भी मैं आपसे पूछूंगा। मेरे पास भी वो चीजें हैं, तथ्य हैं, लेकिन बेन फोगाट जी, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री चुप रहे, उस पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला, उसमें देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो बहुत ही कम मौकों पे बोले। और ये भी सत्य है कि उनके कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा कि वो स्थिति में आ गए कि आज वो खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा, लेकिन देश पता नहीं कब तक भुगतेगा। पूरी बात सुनिए मेरी। देखिए, दूसरी बात ये है, जैसे संत कुमार जी अभी कह रहे थे कि भाई वो एक ईमानदार प्रधानमंत्री थे। इसमें किसी को भी मतलब कोई दो राय नहीं है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने ईमानदारी से शासन किया। लेकिन देखिए, अपने जो नियंत्रण किस तरीके से कह सकते हैं कि वो आदमी ईमानदार है? इस बात का जवाब दीजिए कि जो आदमी देख रहा हो, सुन रहा हो, सारी चीजें कह रहा हो, फिर भी एक्शन नहीं ले रहा हो, वो कहां से ईमानदार हो गया? मेरी पूरी बात सुनिए, मैं यही कह रहा हूं कि लोगों के दिमाग में जो उनकी छवि एक ईमानदार आदमी की रही, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनका यह फर्ज बनता था कि वो सिर्फ इस मतलब पैसे धन को लेकर ईमानदार ना रहे, बल्कि उनके कार्यकाल में उनके काबिना या उनकी कैबिनेट के मंत्री क्या क्या कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या क्या घोटाला हो रहा है, यह जिम्मेवारी उनकी बनती है। देश के प्रति जवाबदेही थी और वो इस जवाबदेही में खरे नहीं उतरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अदरवाइज देखिए, 2G घोटाले की जैसे संत कुमार जी भी बात कर रहे थे कि उनको जेल भेजा AK राजा को। देखिए, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने अकेले अपने दम पर ये कोर्ट में केस करके सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है AK राजा को जेल भिजवाया था। इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है कि AK राजा को जेल भेज दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पे सारा मतलब खेल हुआ है और कांग्रेस ने उनको बचाने की कोशिश की। फोगाट जी, आप दोबारा तो नहीं कहेंगे कि वो ईमानदार आदमी है जो देख रहा है, सुन रहा है, उसके बावजूद एक्शन नहीं ले रहा है, उसके पास वो सारी चीजें हैं,
उसके बाद अधिकार हैं। ये सीएजी साहब ने भी यही सवाल उठाया कि वो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी एक नैतिक ईमानदारी भी बनती है और फर्ज भी बनता है देश के प्रति कि वो अपने नीचे जो है जी इस बात की ऐसी ईमानदारी किस काम की जो इतने बड़े घोटाले को होता हुआ देख सके। इसमें अपने आप में कई सवाल उठे हैं। राजबाला जी, आप भी विपक्ष में उस दौरान थी जिस दौरान ये घोटाले हो रहे थे। क्या आपने कोशिश की कि वाकई में जो घोटाले हो रहे हैं उनकी जो आवाज है वो मनमोहन सिंह के कान में बोलने की, हाँ वाकई में मनमोहन साहब ये चीजें हो रही हैं, देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इन घोटालों से? देखिए, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं अनेक बार आवाज उठी, जिस पर उन्होंने एक बार मनमोहन जी ने टिप्पणी की कि मेरी खामोशी में इस देश की बहुत सी चीजों की आबरू छुपी हुई है। वो एक ऐसे जिम्मेवार, राजबाला जी, उन लोगों की आबरू देश से बड़ी हो गई क्या? हाँ, उन्होंने ये कहा कि इस देश की आबरू मेरी जुबान में अंदर छुपी हुई है। देश की आबरू नहीं, उन लोगों की आबरू, देश की आबरू तो लूट रही थी जिस तरीके से घोटाले हो रहे थे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने देश में, जब एक प्रधानमंत्री का इतना बड़ा जिम्मेवार एक हमारे यहाँ संस्था है, प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने किसी को नहीं टोका। वो एक ऐसे थाने के इंचार्ज थे जिसके अंदर चोरियां कर रहे थे, लेकिन वो चुप बैठे रहे, इसका कोई मतलब नहीं था। उनको ईमानदार कहना अपने आप में बेईमानों को बचाने वाली बात है। अगर वो खुद घर नहीं ले गए तो दूसरे लोगों को क्यों ले जाने दिया? इससे अच्छा तो हमारे देश में किसी भी ऐसे प्रधानमंत्री का बिठाना, मैं कहती हूँ गूंगा और बहरा दोनों ही चीजें थी उनका। एक ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक स्टैचू थे वो, ठीक है, सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के। राजबाला जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने क्या कुछ इस दौरान किया? आप भी विपक्ष में थी तो आपने क्या किया? हमारे नेताओं ने, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ए राजा को, नीरा राडिया को, वर्खा दत्त जी को, बीजेपी में नहीं थे वो, लेकिन वो हमारे पार्टी के नहीं थे, बीजेपी के लोगों ने हमारे नहीं कहा, कोई बीजेपी का नेता नहीं। सारे नेताओं ने आवाज उठाई है लगातार। लेकिन फिर भी देश लुटता रहा, घोटाले होते रहे, कोयला घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, इतने घोटाले कार्यकाल में हुए, आप आवाज उठाते ही रहे। आपकी ईमानदारी पे भी शक होता है राजबाला जी। जिस तरीके से मैं आ रहा हूं आपके फोगाट जी, बीरेन जी, जिस तरीके कुलदीप शर्मा जी के पास जाऊंगा, जिस तरीके से देखते हैं वो इन चीजों को देश लूट रहा था और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो उस समय खामोश होकर केवल देख रही थी, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, विपक्ष में बैठी बीजेपी हो। बिल्कुल सही बात है। और ये तथ्य मैं एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी का जो असर है, मरे हुए को क्या मारना, बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि ये सब प्रधानमंत्री, कुलदीप जी, मरे हुए को नहीं मानना है, लेकिन जिस तरह की बात उस समय हुई थी उसको देश भी उससे आधा मरा हुआ जैसा होता है। उस समय महंगाई बढ़ी, वो तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं ये घोटाले भी जिम्मेदार हैं। सवाल ये, सुनिए पहले, वैसी सरकार, कुलदीप, मेरा एक सख्त ऑब्जेक्शन है, ये राजनीतिक चर्चा है, राजनीति के हिसाब से चलनी चाहिए। ये राजनीतिक विश्लेषण को आपने इनको बोला है और इनकी पहली लाइन ये है, मरे हुए को क्या मारना। ये किस रूप से? देखिए, मेरा आक्षेप जो था इस बात से लेकर था कि आज जो कांग्रेस का आशय है, जो कांग्रेस का आशय है, कल बीजेपी का नहीं कह सकते, कांग्रेस का देखिए सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, संत कुमार जी, ये मौका आपकी कांग्रेस सरकार नहीं दिया है, विश्लेषक हो या देश की जनता हो, कोई बात चलिए। आप देखिए ना देश का कितना नुकसान हुआ है। कुलदीप जी, मामला सब जुडिस है, नो डाउट। सीधा मतलब है कि आप बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर नहीं, मैं बिल्कुल बीजेपी, संत कुमार जी आप ये नहीं कह सकते जिस तरीके से, ये गलत बात है। देश का नागरिक हूं और उसके हिसाब से मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ। आज जो देश के परिस्थिति है, आप देखिए इतने बड़े घोटाले देश में हुए, मैं चाहूंगा आप उत्तेजित थोड़े से ना हो, इतने बड़े घोटाले देश में हुए, कौन जिम्मेवार है? अ राइट पर्सन विद द रॉन्ग टीम, ये बोलेंगे हम लोग। उनकी नाक के नीचे सब कुछ होता है। और ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भिजवाया था, वीरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंडर आके सारी की सारी 2G केस की जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हुई है। ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ मारा, ये बिल्कुल सही नहीं है। और रही बात, जो बात मैं इश्यू उठाना चाहता था शुरू में, मैं ये कहना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी को सब मालूम था। उनकी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, हर रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रही। लेकिन सवाल ये पैदा उठता है कि वो इतने मजबूर क्यों थे?
क्या कोलिशन गवर्नमेंट का जो एक सत्ता का लालच था वो इतना बड़ा था कि उसके ऊपर पूरे देश को ताक पे रख दिया गया हो? ए राजा उनकी नाक के नीचे सब कुछ करते हैं, उन्हें बावजूद इसके उनके मंत्री आपत्ति करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके बावजूद वो क्यों नहीं बोलते? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, नेता यहाँ पे बैठे हैं, मैं आम नागरिक होने के नाते ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। इतनी जरूरी हो गई है, इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि उसके लिए आप देश के हर, यानी कि आप 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला ले लीजिए, कोयला, आप खदानों को आपने ऐसे लुटवाया जैसे कि खजाना लगा हो। आज कोयले के खदाने में ही इस तरह कोयला नहीं दिख रहा है। वो चीजें हैं क्योंकि केवल सत्ता में रहने के लिए। स्कैम, बहुत सारे स्कैम। सुनिए, आप में अगर सुनने का सामर्थ्य तो ध्यान से सुनना। 2G घोटाला है क्या? 2G घोटाले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसने कैग साहब ने, विनोद राय जी ने ये कहा कि इसमें इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। किस वजह से? कि अगर बोली नीलामी करके दिए जाते तो इसमें इतनी कमाई होती। ठीक है, ठीक। जब केस बन चुका, डी राजा जेल में चले गए, उसके बाद सरकार ने उन्हीं की नीलामी कराई और उस नीलामी में क्या निकला? उस नीलामी में जो इनका अंदाजा था हजारों करोड़ का घोटाला, कहाँ हुआ वो? साहब जैसे आप ही गिरते नजर आ रहे हैं संत कुमार जी। आपको एक बीरेन्द्र फोगाट जी आपके पास आ रहा हूँ, सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। बीरेन्द्र फोगाट जी इसका सही जवाब देंगे क्योंकि जो 2G स्पेक्ट्रम की घोटाले की बात संत कुमार जी मान नहीं रहे हैं। ये देखिए, जब अब 2G स्पेक्ट्रम का जब दोबारा से नीलामी हुई तो 2G स्पेक्ट्रम अब एक जो है क्या प्राचीन चीज हो गई है। अब तो 3G और 4G का जमाना है। अब कोई भी कंपनी जो है 2G पे भी बहुत हाई था। ये जो चीजें हुई ये उस तरीके से नहीं हुई, तरीके से हुई। एक तरीका जो बनाया गया था वो ढांचे को देख के हुई। दो चीज और देखिए मैं दो बातें और जोड़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को इन बातों का पता था। ये ऑन रिकॉर्ड है कि जो है ए राजा साहब ने जितना भी खतो किताबत मुख्य प्रधानमंत्री के साथ की, लेटर वगैरह लिखे, उनके जवाब बाकायदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से दिए गए हैं। ये रिकॉर्ड पे है। दूसरी चीज और देखिए कि कोलगेट यानी कि कोयला घोटाले में हम बात करें, क्योंकि विनोद राय ने इसका भी खुलासा किया, ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी उस समय कोयला मंत्रालय के इंचार्ज थे, मंत्री थे, वो उन्हीं के पास था वो। उसमें ये उन्होंने कहा है कि रंजीत सिन्हा जो हमारे CBI डायरेक्टर थे पुराने, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो है रिपोर्ट, अब क्या है अपना JPC की जो जांच प्रगति रिपोर्ट है कोयला घोटाले की, उसको जो है अनैतिक रूप से उस समय के कोयला मंत्री अश्विनी कुमार जी को दिखाया और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खिंचाई की और उन्होंने एफिडेविट देके बाकायदा ये स्वीकार किया था कि भाई मैंने जो है अश्विनी कुमार को रिपोर्ट दिखाई थी। ठीक है। और दूसरी एक और बात है, अब भी उनके ऊपर एक केस चल रहा है, उनको इससे जवाब मांगा गया है कि उनके घर पे जो 2G घोटाले के आरोपित लोग हैं या उनसे जुड़े हुई कंपनियों के लोग हैं, वो उनसे आके घर पे मिल रहे हैं और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खिंचाई करके जवाब मांगा। तो ये दो तीन चीजें साबित करते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सब पता था, कांग्रेस सरकार को, UPA सरकार को पता था ये जो हो रहा है, लेकिन गठबंधन के कारण देश को जो है ठगा गया बिल्कुल बुरी तरह। मैं आप ही से पूछता हूं साहब, आप नहीं आपके पास आ रहा हूं मैं, फोगाट जी से क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये चुप्पी क्यों थी? केवल गठबंधन के लिए थी या कुछ और रीजन भी इसके पीछे था? देखिए, सत्ता का लालच तो सबसे बड़ा होता है, पहली बात तो ये है। और इसके अलावा देखिए, जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के लोग या उसके रिश्तेदार, जानकार या उसके शुभ चिंतक लोगों को इस देश में हमेशा कभी ठेका मिला है, कभी परमिट उसको मिला है, कभी टेंडर उसको मिले हैं, बड़े बड़े जो है ना उनको फायदे पहुंचाए गए हैं। तो उनके अपने लोग ज्यादा शामिल थे, उनको पता था कि अगर हम इनको ऐसा क्यों होता है, सरकार भी गिर जाएगी। बीरेन्द्र फोगाट जी, ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? इस तरीके से राजनीति देश का दुर्भाग्य है। हम लोग जानते हैं, दुर्भाग्य हो या कोई, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वाकई में वो क्या कर रहा है। जिस तरीके से देश, आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि राजनीति देश की ऐसी हो गई है, बिल्कुल आज ये चीजें ये क्यों हो रही हैं? सवाल ये है। देखिए, इसके पीछे जो है हमारा विपक्षी दल, अब भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है तो ये बिल्कुल कुछ नहीं करते। अब आप ये देखिए, 2010 के बाद जितने भी आंदोलन चले UPA सरकार के खिलाफ या सरकार की गलत घोटालों के खिलाफ, वो आम आदमी पार्टी ने किए हैं ज्यादातर, या अन्ना हजारे ने किए, रामदेव ने किए, चाहे वो बाद में आम आदमी पार्टी में तब्दील हो गए हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उस आंदोलन को पूरे देश में जो है आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया और उसका फायदा 10 साल का UPA का कार्यकाल रहा। तमाम घोटालों का आप जिक्र करते हैं, गिनाते हैं कि वाकई में मनमोहन सिंह एक मूर्ति बनकर थे। और आज अभी मैं देख रहा था जिस तरीके से आपकी तरफ से ये टिप्पणियां आती हैं कि वाकई में वो रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते थे, लेकिन 10 साल तक आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। उस समय आपने आवाज नहीं उठाई, लेकिन
कहीं ना कहीं जब घेरने की बात आती है आप उसमें साथ खड़ी दिखती है, लेकिन देश का जब भला चाहना होता है वहां भी आप भी राजनीति करती हैं। बार बार हमारे नेताओं ने ये बात उठाई है और जो अभी मैं इनका एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि 2G का पहले मेरी बात का जवाब, मेरी बात का जवाब ना दो, पहले आप उनका दो। अगर मेरी बात का जवाब दोगे तो मैं सवाल करता हूँ, उसका जवाब दे रहा आप। ठीक है राजबाला जी, पहले बात बताइए 10 साल तक आपने क्या, मेरा सवाल ये घोटाला नहीं हुआ, मैं उस पर यह कहना चाहती हूँ कि 2008 में जब इनकम टैक्स ने ये घोटाला निकाला था, इनकम टैक्स ने निकाला नहीं है, जो नीरा लाडिया की कहाँ निकाला इनकम टैक्स ने? इनकम टैक्स ने राजबाला जी इनकम टैक्स घोटाले को नहीं निकाला था 300 दिन तक। इनकम टैक्स घोटाले नहीं निकालता। ये देश का दुर्भाग्य है फोगाट जी और ये कुलदीप जी की आज घोटाला निकलता जरूर है, किसने निकाला क्या निकाला इस पर चर्चा होती है, लेकिन जो बात मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं उसका जवाब मेरे को नहीं मिलता है। क्या आपने जिम्मेदारी से विपक्ष का नाता उस समय निभाया जब 10 साल आप विपक्ष में थे? देखिए, हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से अपना पक्ष निभाया, तभी तो ये लोग जेल गए। कितने मंत्री ये आपकी नहीं है, आपने एक बार आवाज नहीं उठाई। देखिए सुप्रीम कोर्ट की वजह से जेल गए हैं। अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन ये सब कुछ ये कहना कि बीजेपी के नहीं बिल्कुल नहीं, कोई सच्चाई तो आप लोग भी केवल स्वामी अकेले ही इस पूरे मामले को आगे लेने में उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के मुताबिक ये सारी चीजें हुई, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दिस मैटर इज प्रीजुडिस। अभी वो अदालत में है, सबजुडिस है, वो अदालत में है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि बीजेपी उस वक्त क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखना कि पूरा सिस्टम ऐसा बन चुका है आज के वक्त कि पहले आप आइए फिर हम आते हैं, फिर आप आइए फिर हम आते हैं। ये जो चक्कर चला हुआ है ना, इससे देश को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। राजबाला जी, उन्होंने तो घोटाले किए वो चीजें हैं, लेकिन आपने घोटाले देखे भी, सुने भी, समझे भी और देश का नुकसान हो रहा है ये आप जानते भी थे, लेकिन इसके बावजूद आपने आवाज नहीं उठाई। आपका मौन व्रत भी बना रहा। हमने आवाज उठाई और हमारी आवाज जनता ने सुनी, तभी आज हम सत्ता में। बीजेपी ने सिवाय भूल जाइए, मेरे को इस चीज से मत जोड़िए कि इन घोटालों में आपने आवाज उठाई तब आपको सत्ता मिली। वो कांग्रेस की अपनी नीतियां थी जिनके कारण आपको फायदा मिला है, लेकिन आपने कहीं पर भी ये आवाज नहीं उठाई, ना आपके किसी मंत्री ने उठाई। ये कहीं भी आज नहीं है, ना कहीं बाइट है, ना कोई चीज है कि हाँ वाकई में बीजेपी ने उस समय आवाज उठाई होती। अगर आवाज उठाई होती तो देश का इतना बड़ा नुकसान, इतने बड़े घोटाले देश में नहीं हो रहे होते अगर जिम्मेदारी से बीजेपी ने काम किया होता। देखिए, ये तो आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये देश की जनता लगा रही है। जिस तरीके से जनता दो चार हो रही है, महंगाई से जनता को हो रही है परेशानियां, क्योंकि जो पैसा जनता की भलाई में लगाया जाना था वो देश के उन राजनेताओं के जो चाहने वाले हैं, जो पहचानने वाले हैं, उनकी जेबों में गया, उनके घरों में गया। वो कांग्रेसी नेताओं के घर में चला गया और सोनिया जी ने, राहुल जी ने मिलकर के उनको कठपुतली बनाया और सारे मंत्रियों ने मिलकर के देश को लूटा है। देश को लूटा है। तो आप देख रही थी उस समय लूटते हुए देश को? देख रहे थे, हमारी वजह से इतने सारे मंत्री जेल में गए हैं। आपने उस समय क्या किया? उस समय क्या किया जिस समय ये घोटाला 2011 में जब उजागर हुआ दोबारा, तो उसमें आपने क्या किया? सबसे पहले मैं बताइए। अपना टीवी चेक करिए, अनेक नेताओं को आपको संघर्ष करते हुए रोड पर भारतीय जनता पार्टी आई है। अनेक बेन फोगाट जी, क्या ये सही है या गलत? नहीं, देखिए इस बात में मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी सड़क पे आके आंदोलन या राजनीति नहीं की, आवाज ही नहीं उठाई। इन लोगों को तो क्या हुआ कि कांग्रेस की 10 साल में जितनी भी गलत नीतियां रही, उनकी या कुशासन रहा या मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप रहे कि वो रिमोट कंट्रोल सरकार, उनसे दुखी होकर जनता ने एक बदलाव का मन बनाया था। जो आंदोलन मैंने बताया 2011 से 13 तक चले, उसको जो उस गैप को भरने के लिए लोगों ने मोदी जी को चुना कि शायद ये कुछ कर पाएंगे। अब उनसे उम्मीद है कि ये क्या करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के रूप में कोई ऐसी विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। इवन जन लोकपाल के मुद्दे पे कांग्रेस के साथ ये मिल गए थे। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी भी कहीं बात नहीं हुई है, जिस तरीके से चुनावों से पहले इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर एक पार्टी के राज में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी हर मंत्रालय को चेकिंग करते हैं, ऐसे चुप रहने वाले प्रधानमंत्री राजनाथ जी के बेटे ने क्या किया है अभी साबित नहीं हुआ है साहब। एक हफ्ता पहले राजनाथ जी के बेटे संत कुमार जी साबित नहीं हुआ है, केवल आरोप लगा है। साबित नहीं हुआ है। आप लोग मुझे ये बताइए, आरोप कहाँ साबित हुआ? आपके कहने से हो गया क्या आरोप? मैं बताता हूँ, आरोप साबित हुआ भारतीय जनता साहब। पहले आप अपनी छवि को बताइए। आपके, मेरे को ये चीज से नहीं है डिबेट, मेरी इस पे है कि देश में इतने बड़ा घोटाला हुआ, आपके प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे? इसके पीछे कौन था? आखिर साजिश किसकी थी? किसके कहने पर प्रधानमंत्री चुप थे? मेरा कहना यह है कि कोर्ट के अंदर एक केस है
मैं वकील की हैसियत से भी ऐसी कुछ बातें नहीं कहना चाहता जिसके ऊपर डिफेमेशन आए कोई भी आदमी करे। और राजबाला जी वकील इस बात को समझती है। मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के ताबूत घोटाले को आपके सामने नहीं रखना चाहता। मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जो सुप्रीम कोर्ट से भी जिनकी सजा हुई करप्शन के केस में, मैं उसको नहीं रखना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर्नाटक के जो जेल में गए करप्शन के मामले पे, ये कहते हैं हमारे राज्य में करप्शन नहीं। अभी 4 दिन पहले क्या हुआ, इस देश के गृह मंत्री का बेटा करप्शन के केस में। संत कुमार जी, सारे जब इस चीज पे आप मेरे साथ बात करेंगे, मैं जरूर इसमें आपसे जरूर इस पे जवाब लूंगा, लेकिन मेरे को आज इस बात का जवाब दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या आपके मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, आपकी सजा हुई है? संत कुमार जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। पार्टी का है, आप ऊंचा बोल संत कुमार जी, आपको ये बातें ऐसी शोभा नहीं देती हैं जिस तरीके से राजबाला जी प्लीज, जिस तरीके से मनमोहन जी चुप रहे, साफ तौर पर संजय बारू ने अपनी किताब में ये जिक्र किया है और उसके बाद अब विनोद रॉय ने किया है, और नटवर सिंह जो आपके साथ कई सालों तक नेहरू गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते थे, उनका भी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वाकई में मनमोहन सिंह जो है सब चीज देखने के बावजूद भी चुप रहते थे। एक यहां पे विनोद राय ने एक बहुत अहम बात यह कही है कि जब ये नामों की लिस्ट हुई थी तो उन पर दबाव डाला गया था चारों तरफ से कि मनमोहन सिंह का नाम उस सूची में ना हो, यह दबाव डाला गया था बाकायदा। तो ऐसे में हम कैसे उन पर शक ना करें, देश की जनता कैसे उनको ईमानदारी का पुतला बनाए? मैं मुझसे पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रहे हैं साहब, आप ही की पार्टी है, आप ही के प्रधानमंत्री रहे हैं। पंकज जी, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठबंधन की सरकार नहीं, अकेली सरकार है। जनता ने पूरी ताकत के दे करके उनको दोनों हाथों से मजबूत करके सरकार बनाई है। अगर कांग्रेस का कोई भी नेता किसी भी घोटाले में भ्रष्टाचार में शामिल रहा है, अच्छा, तो क्यों नहीं ये लोग गिरफ्तारी करने का काम करते हैं? सुरेश कलमाड़ी किसके नेता थे साहब? जनता सुरेश कलमाड़ी को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अंदर किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जो शहीदों कारगिल में जो शहीद हुए थे, उनके घरों का पैसा भी खा गए, वो किसके नेता थे? वो ये ए राजा किसके नेता थे? कांग्रेस की नेता थी। ए राजा डीएमके के नेता थे। अच्छा, और ये कांग्रेस की हिम्मत थी कि वो जो उनका आदमी अगर बेईमानी में पाया गया उसको जेल में देने का काम किया। इसी आपने उस मजबूरी का फायदा उठाया क्योंकि उनके पास ये था, वाकई में हमने सरकार चलानी है तो हमें ये चीजें देनी होंगी, जिसका जो चीजें आपने दी, देश का इतना बड़ा घोटाला होने दिया। आज मैं चेतावनी के साथ एक बात कहता हूँ, साहब चेतावनी से नहीं होता है। चेतावनी अगर मनमोहन सिंह ने उस दिन दी होती तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। चलिए, पार्टी के नेता संत कुमार जी, मेरे को छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकना पड़ रहा, ब्रेक के बाद आऊंगा। क्या वाकई में ये नेता आपके साथ थे, आपकी पार्टी में थे या नहीं थे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि घोटाला हो रहा था और आपके प्रधानमंत्री सिर्फ देख रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा जारी है।